अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात शुकूक के साए में है। कामयाब हो जाए तब भी इस पर ख़तरात की तलवार लटकती रहेगी और मसाइल मौजूद रहेंगे। ये हमारा पहला मौजू है। दूसरा मौजू होगा सियासी मंजरनामे से बहुत सारी अहम शख्सियात गायब हो रही हैं। नवाज शरीफ के बाद अब नंबर आ रहा है, बारी आ रही है आसिफ अली जरदारी की। उनके हवाले से ख़ास माहौल बनाया जा रहा है, हमारा मौजू होगा। और तीसरा मौजू है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का नाम, पंजाब की वज़ीर आला का नाम पंजाब की निसाबी कुतुब में लाया जा रहा है। इस पर एक बहस शुरू हो गई है। ये हमारा तीसरा मौजू है। पहले मौजू की तरफ आते हैं। दुनिया भर की तवज्जो है ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर। इस्लामाबाद के लोग सांस लेते हुए भी घुटन महसूस कर रहे हैं। आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए इस्लामाबाद पूरा बंद हो गया है। मगर जो मुज़ाकरात की तैयारियां है उससे लग ये रहा है कि ईरान के इनकार के बावजूद बहरहाल मुज़ाकरात का दूसरा मरहला किसी न किसी तौर शुरू हो जाएगा। 3 अमरीकी जहाज़ पाकिस्तान के नूर एयरबेस पर उतर चुके हैं। बड़े जहाज़ है, कहा यह जा रहा है कि टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से जो अमरीकी एयरफोर्स है उनके कार्गो जहाज़ थे C-17। और कहा यह जा रहा है कि मज़ीद तैयारे फ़ज़ाई रास्तों में मौजूद हैं, कुछ और तैयारे भी आ रहे हैं। ये जिस तरह का इंतज़ाम हो रहा है ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि जो अमरीकी वफ़द है, जो पिछला वफ़द था जिसमें जेडी वैंस थे, जैरेड कुशनर थे और स्टीव विटकॉफ थे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल एक वफ़द आ रहा हो और उसकी तैयारी नहीं लग रही। लग ये रहा है कि अगर कुछ बड़ा हो गया तो अमरीकी सदर खुद भी तशरीफ़ ला सकते हैं, जैसा कि उन्होंने आज भी इशारा दिया है कि अगर ईरानी क़यादत मिलने को तैयार होगी और मुज़ाकरात में कामयाबी की कोई खुशखबरी होगी तो वो ईरानी क़यादत से मिलना चाहेंगे। उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा कहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में वो इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। चुनांचे इम्कान तो यही है कि अगर ईरान तैयार हो गया, मुज़ाकरात में कामयाबी की कोई भी सूरत निकल आई तो शायद अमरीकी सदर पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ये वो माहौल है जिसमें इस वक्त भी खतरात ये महसूस किए जा रहे हैं कि शायद ईरानी वफ़द किसी मौके पर कोई भी कल्लाबाजी खा सकता है। और ऐसा इसलिए मुमकिन है कि हालिया दिनों में जो वाक़यात हुए हैं और मुज़ाकरात के पहले मरहले के बाद जो एतमाद साज़ी की एक फ़ज़ा पाकिस्तान की जानिब से बनाई जा रही थी, उसमें हो सकता है कि अमरीका को पैगामात की तरसील में कम्युनिकेशन का और अबलाग का कोई मसला रहा हो, क्योंकि दुनिया भर के तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर इस काबिल बहरहाल नहीं है कि वो अमरीका को पूरी रूह के साथ ईरानी मुतालबात पहुँचा सके। ख़तरात इसमें मौजूद है और इन ख़तरात के बाइस या अबलाग के इन मसाइल के बाइस ये ख़दशा मौजूद है कि अमरीका तक पूरी बात ना पहुँच रही हो। लेकिन बहरहाल ये जो तज्ज़ियाकार कह रहे हैं ये बातें गलत भी हो सकती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने जब मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो इनकार कर रहा है कि वो इस्लामाबाद में नहीं आएंगे। लेकिन इस दौरान 3-4 कोशिशें हो चुकी है। पहली कोशिश जो हमें नज़र आ रही है जिससे एक इम्कान पैदा होता है वो खुद अमरीकी सदर का वाज़ेह बयान है कि वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और कोई खेल नहीं हो रहा। जेडी वैंस की सरबराही में जो वफ़द पाकिस्तान में आना था उनके वादे के मुताबिक वो रास्ते में है। और दूसरी जो सूरत नज़र आ रही है, जो टेक्निकल वफूद हैं वो भी कुछ लोग बता रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के मौजूद है। यानी ईरान की जो टेक्निकल टीम है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है और इस्लामाबाद में अमरीका की टेक्निकल टीम भी मौजूद है। और कहा यह जा रहा है कि 3 बड़े जो मौज़ूआत हैं जो तनाज़े का सबब है, यानी आबनाए हुर्मस को खोलना और जो अफ़ज़ूदा यूरेनियम है उसको किस तरह ठिकाने लगाया जाए और ये अमरीका के पास रहेगा या ईरान के पास किसी ख़ास सतह तक मौजूद रहेगा या फिर इसे किसी तीसरे मुल्क के हवाले किया जाएगा। इस हवाले से काफ़ी बातचीत हुई है। और तीसरा जो बड़ा मामला है वो ईरान के जो सीज़ फंड हैं, जो पाबंदियाँ लगी हैं उन फंड्स पे, उसके रिलीज़ का मामला है। वो भी कहा जा रहा है कि बड़ी हद तक तय हो चुका है। लेकिन इस दौरान जो रखना पड़ा है वो ये कि आबनाए हुर्मज़ में एक
ایرانی کارگو جہاز جو چین سے آ رہا تھا، چائنا سے آ رہا تھا، اسے امریکہ نے اپنے ناکے میں روک کر اب اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس پر ایران ناراض ہو چکا ہے اور ایران مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اب اسلام آباد مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود بھی امریکہ اشارے دے رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس معاملے میں امریکہ سے بات چیت کی ہے، اور کوئی لمحہ گزرتا ہے، کوئی وقت گزرتا ہے کہ امریکہ اس ناکہ بندی کے حوالے سے کوئی رائے بنا کر اس کا اظہار بھی کر دے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کسی وقت اس ناکہ بندی کو کھولنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ شاید یہ وہ اعلان ہوگا کہ جس کے بعد ایران اس مذاکراتی عمل میں شامل ہو جائے گا، یہ تجزیہ کاروں کی رائے ہے۔ لیکن اس دوران ایک رابطہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ہوا ہے، اور اسی دوران پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی، جو ایران میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اپنے 3 روزہ دورے میں، وہ امریکی سفیر اور ایران کے سفیر سے ملے ہیں۔ اور ان ملاقاتوں میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اسلام آباد میں جاری مذاکرات کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں، اس پر ان سفرا سے بات کی گئی ہے۔ الغرض ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے جو شکوک کے سائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ امید کا ایک روزن کھلا ہوا ہے، مذاکرات ہو جائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ ان مذاکرات کے بعد کوئی ایک معاہدہ بھی ہو جائے۔ لیکن جو تجزیے کے گہری پرتیں ہیں اور جو واقعات رونما ہو رہے ہیں خطے میں، اور دنیا میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، دنیا اپنے تشکیلی دور میں ہے، اس حوالے سے جو مختلف عالمی سطح کے محرکات ہیں، اس میں یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ تال میل زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی، اس کے باوجود بھی کہ امریکی صدر یہاں آ کر مذاکرات کی کامیابی کا اعلان بھی کر دیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی صدر کے لیے یہ ایک رسمی ضرورت ہے، یہ ایک واقعی ضرورت ہے امریکہ کے اندرونی حالات کے باعث، کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک معاہدے کی کامیابی کا فی الحال اعلان کرے اور کچھ عرصے کے لیے توقف کرے۔ یہ اندازہ ایران میں بھی پایا جاتا ہے، چنانچہ ایران بھی اپنی پوری تیاریاں کر رہا ہے، اور امریکہ بھی مختلف مواقع پر اپنی تیاریوں کا اظہار کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں یہ شک موجود ہے کہ مذاکرات کامیاب ہونے کے باوجود بھی کسی مرحلے پر جنگ میں دوبارہ ڈھل سکتے ہیں۔ ان خطرات کے حوالے سے اور ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اور جو مرحلے درپیش ہیں، اس کو ہم موضوع بناتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے بہت ساری شخصیات یکے بعد دیگرے غائب ہو رہی ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ ہائبرڈ نظام ہے وہ اب پوری طرح ہائبرڈ بھی نہیں رہا ہے۔ اس میں جو سویلین کردار ہے وہ محدود سے محدود تر ہوتا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں اب جو سیاسی سطح کے معاملات ہیں یا سیاسی سطح کی جو قیادتیں ہیں یا رہنما ہیں، وہ دراصل طاقتور حلقوں کے حاشیہ بردار یا جو ہے وہ ان کے خدمتگار بن کر رہ گئے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ جو سیاسی نظام ہے یہ طاقتور حلقوں کی جنبش ابرو پہ چل رہا ہے، اور سیاسی رہنما ایک ایک کر کے غائب ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی تن تنے اور دبدبے والی وہ قیادت جسے نواز شریف کہا جاتا ہے، اب ایک طرح سے نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب جو اپنی صحت کے مسائل سے دوچار ہے، جو املاک کے مسئلے سے دوچار ہے، اور جو ذہنی طور پر بہت زیادہ مستحکم بھی نہیں ہے، وہ چند ایک ملاقاتوں میں بیٹھے ہوئے کہیں نظر تو آ جاتے ہیں، مگر عملی طور پر ان کا کردار پوری طرح سمٹ اور سکڑ گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے جہاں سیاسی جماعتوں کے تمام کاروبار کو ایک طرح سے لپیٹ دیا تھا، اور عوامی سطح پر یہ رائے مستحکم کر دی ہے کہ اب کوئی بھی سیاسی جماعت عوامی سطح پر مقبولیت نہیں رکھتی، تو رہی صحیح سیاسی جماعتوں کی اب جو ساکھ تھی وہ اس ہائبرڈ نظام سے منسلک ہونے کے بعد کہیں کافور اور معدوم اور غائب ہو گئی ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو واحد کردار رہ گیا ہے وہ یہ کہ وہ کسی وقت اپنی جانشین کے طور پر مریم نواز صاحبہ کا اعلان کر دیں۔ ان کی یہی ایک افادیت باقی رہ گئی ہے، اور شاید وہ اسی ایک کردار کو اب ادا کر پائے۔
दूसरी तरफ इस हाइब्रिड निज़ाम की एक अहम तरीन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सियासी मंजरनामे में कोई है ज़्यादा अहम और फ़ाल किरदार अदा करने के काबिल नहीं रह गई। वो सियासी मतन से हाशिए की तरफ धकेल दी गई है और वहाँ भी हाँप और काँप रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा यानी आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में किसी ज़माने में ये नारा था कि एक जरदारी सब पे भारी, अब खुद अपने लिए एक बोझ बन चुके हैं, अपनी जमात के लिए एक बोझ बन चुके हैं और उनकी पॉलिसीज़ को अब तमाम सतहों पर जो मसाइल दरपेश है और जो रद्दमल आना है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब ज़रदारी की ये सियासत उनके लिए एक बोझ और वबाल बनती जा रही है। बिलावल भुट्टो जो बहुत ज़्यादा इस निज़ाम के अंदर शुरू के अदवार में इठलाते और इतराते रहे हैं, अब बहुत खामोशी से कहीं लहकते-बहकते किसी इज्तिमा में, किसी पार्टी में, किसी से मुलाकात में सलाम करते, हाथ मिलाते हुए तो नज़र आते हैं, मगर किसी भी बड़े फैसला साज़ी के अमल का हिस्सा नहीं रह गए। आसिफ अली ज़रदारी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ईवान सदर से उन्हें रुख़सत कर दिया जाएगा। इस हवाले से ख़ास तरह का प्रोपेगेंडा आपको सोशल मीडिया में नज़र भी आ रहा होगा। उनकी सेहत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। जब भी इस तरह के कोई मसाइल दरपेश होते हैं या किसी अहम सियासी रहनुमा को इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों से नोच फेंकना होता है, तो आम तौर पर जो हमारी दहाइयों की सियासत है, उनमें इसी तरह की अफ़वाहें गर्दिश करती है और इसी तरह की एक हड़बोंग मचती है, जो अब आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज मुख्तलिफ सतहों पर नज़र आ रही है। आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सेहत के संगीन मसाइल से दो-चार है। जब आप अमरीका के साथ ईरान के मुज़ाकरात की एक फ़ाल हालत को इस्लामाबाद में देखते हैं, तो आप कहीं पर भी पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी को नहीं देखते। अब ये सवाल दरपेश है कि अगर अमरीकी सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँगे, तो डेकोरम के हिसाब से पाकिस्तान के सदर कहाँ मौजूद होंगे? तो बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी भी अब आहिस्ता-आहिस्ता किनारे से लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे सियासी रहनुमा ऐसे हैं जो अब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपने होने और अपने आप को मनवाने की एक जद्दोजहद से दो-चार है, मगर वो इसमें कामयाब होते नज़र नहीं आते। ये हमारे सियासी रहनुमाओं के मुस्तक़बिल के हवाले से सबसे बड़ा सवालिया निशान है, जो इस वक़्त हमें नज़र आ रहा है। तो हम जल्दी से तीसरे मौज़ू की तरफ आते हैं। पंजाब में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में ये सवाल पूछे गए हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा ही एक सवाल कुलसुम नवाज़ साहिबा से के मुतालिक भी पूछा गया है, मरियम नवाज़ साहिबा की वालिदा के मुतालिक, मरहूमा वालिदा के मुतालिक, कि उनके बारे में आप क्या जानते हैं? सोशल मीडिया पर जो सवालात गर्दिश कर रहे हैं, उस हवाले से तालीमी हलकों में एक बहस भी छिड़ गई है कि क्या इस तरह के मौज़ूआत निसाब का हिस्सा होने चाहिए या मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में इस तरह के सवालात पूछे जाने चाहिए कि नहीं। पंजाब का जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसने अभी जो अपना निसाब मुतारिफ कराया था, उसमें मुताले पाकिस्तान की 10वीं जमात में एक बाब शामिल किया था कि पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का किरदार क्या है। उसमें भी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और मोहतरमा कुलसूम नवाज़ साहिबा का ज़िक्र किया गया था। ये कोई बहस तलब नुक्ता है ही नहीं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा या शरीफ ख़ानदान इस वक़्त पाकिस्तान में सियासी तनाज़ात के हवाले से मरकज़ी किरदार है। ये जो हुकूमत है, ये फ़ॉर्म 47 की हुकूमत है और इसके आइनी वजूद के हवाले से बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। अगरचे ताकत के एक खेल में इस हुकूमत को बका और दवाम तो मिल गया है, मगर तारीख़ में कभी इस हुकूमत को बका और दवाम नहीं मिल सकता। ऐसे मंज़रनामे में सियासी रहनुमाओं की तरफ से इस तरह की जुर्अत दिखाना कि वो निसाबी कुतुब में और बच्चों के ज़हनों में इन सवालात को और इन किरदारों को उंडें रहे, हरगिज़ मुतवाज़न और हकीकत पर मबनी निसाब का हिस्सा नहीं हो सकता। इस हवाले से अब ये जो बहस तालीमी हलकों में हो रही है और मुख्तलिफ जो दानिश्वर सवाल उठा रहे हैं, वो ये उठा रहे हैं कि आखिर निसाबी कुतुब जो है, उसमें निसाब साज़ी का जो अमल है, वो किस तरह का होना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद तालीम को जो सूबाई सब्जेक्ट बनाया गया था, उसके ये करिश्मे हैं और अब ये हमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के सवालात पंजाब में पूछे गए हैं, ये बलूचिस्तान में और सिंध में इसी तरह के सियासी सवालात निसाब में अगर शामिल करने शुरू कर दिए
دیے گئے تو وہ ہمارا نظام تعلیم جو پہلے سے بہت کہتر ابتر اور بہت زیادہ سوالات کے نرغے میں تھا، مزید رذالت اور خجالت کا باعث بنے گا اور ہمارے بچوں کی ذہنی آبیاری کے حوالے سے سنگین نوعیت کے سوالات پیدا کرے گا۔ ہم سیاسی طور پر جو نقطۂ نظر رکھتے ہوں اور ہم کسی کی حمایت اور مخالفت کرتے ہوں، اختلاف رائے رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ہمارا نظام تعلیم اس تمام کھیل سے آزاد، متوازن اور بہت زیادہ دنیا کی حقیقتوں سے آباد ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے سیاسی بیانیے کا ایک آلہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس موضوع کو سب سے زیادہ زیر بحث لانے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی جو جرأت آزما کوششیں ہیں اس کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔